फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी सुरक्षा दर्पण में। तो काफ़ी मित्रों के अनुरोध थे कि मैम एक बार गोदान उपन्यास के जो प्रश्नोत्तरी हैं उनको आप करवा दें। शायद ये झारखंड सीजीएल या बिहार सीजीएल के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। झारखंड पीजीटी में लगा हुआ है। नेट के पाठ्यक्रम में तो है ही। हमारा एग्ज़ाम होना है दिसंबर में और इनके एग्ज़ाम अगस्त में होने हैं। सेट का एग्ज़ाम अगस्त में होना है और एमपी सेट का एमपीपीएससी का अभी एग्ज़ाम होना है अक्टूबर तक में, सितंबर में। तो मुझे लगा कि इस प्रश्न को आपके समक्ष रखना चाहिए। तो टोटल 66 क्वेश्चन हैं और बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर छोड़ें कि क्या इसी तरह आपने भी अन्य जो विधाएँ लगी हैं उपन्यास की, क्या इस तरह आप तैयार कर पा रहे हैं? अपना कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। प्रश्न आता है कि गोदान उपन्यास के मुख्य कथा का आधार बताना है, क्या है? तो सभी को पता है कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृषक जीवन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कृषक जीवन है। और मैं चारों ऑप्शन ना पढ़ के फास्ट करने का प्रयास करूंगी ताकि मैं आपको कंप्लीट आंसर बता पाऊँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में कथन किसका है? तो यहाँ पर देखो, आचार्य शुक्ल भी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और डॉक्टर नगेंद्र भी हैं। तो आपको बंधु यहाँ पर आपको इनके सबके कथन देख लेने हैं। यहाँ केवल राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। लेकिन तब भी आपको सभी के कथन को आपको देखते हुए चलना है। जो पीडीएफ मैंने दिया है ऑलरेडी उसमें मेंशन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। क्या प्रश्न बनता है कि तीसरा नंबर की आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? 3 नंबर का। तो हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब सेवा सदन प्रेमाश्रम कायाकल्प गोदान। तो ये जो ऊपर उपन्यास लगे हैं, चाहे सेवा सदन प्रेमाश्रम कायाकल्प हो, इनका विषय वस्तु आप जरूर देख के रखें। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर केवल गोदान के लिए जा रहा है, लेकिन इनकी विषय वस्तु, इनका प्रकाशन वर्ष आप अवश्य देखते हुए चले जाएं। अगला प्रश्न आता है कि रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों की जीवनी की बृहत्तई है, कौन है? रंगभूमि प्रेमाश्रय गोदान, रंगभूमि कर्मभूमि गोदान, या फिर गबन प्रेमाश्रय गोदान, या फिर प्रेमाश्रम कर्मभूमि गोदान। आप एक काम करो, आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, मेरे आंसर बिना बताए। फिर इसके बाद अब लास्ट में आंसर आप मेंशन करना कमेंट सेक्शन में कि 66 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, आपने कितने सही कर लिए हैं ये आप ज़रूर मेंशन कर देना कमेंट में। ठीक है, जैसे अभी देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 का आप टाइप लिख लो अपने रफ कॉपी में कि आपको क्या लग रहा क्या होगा, है ना। तो इसका मैं बताऊँगी राइट आंसर कि डी हो जाएगा, प्रेमाश्रम कर्मभूमि और गोदान करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न आता है कि 5वां नंबर कि मैं जिस आधार पर जीवन का भवन खड़ा करना चाहता हूँ वह अस्थिर है, कथन किसका है? कौन कहता है गोदान उपन्यास में? तो कथन ये डॉक्टर मेहता का है। ठीक है, ये कथन डॉक्टर मेहता का है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कि मालती के संबंध में यह कथन किसका है? बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी। तो सबने पढ़ा है लगभग इसको, है ना। ये कथन कौन बोलता है? ये कथन प्रेमचंद्र ही कहते हैं, जब उनका एक भाव आता है कि मालती के संबंध में कि बाहर से तितली और भीतर से मालती मधुमक्खी है। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, पत्र नहीं चलता तो बंद कर दीजिए। अपना पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं के प्रचार का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप मजबूर हैं तो सिद्धांत का ढोंग छोड़िए। यह कथन किस पात्र का है? ठीक है, ये शायद मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बताया कि ये एक सभा लगती है जहाँ मिस मालती ऐसा बोलती हैं। ठीक है, आगे फिर एक कथन आता है। कथन क्या है कि गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ठीक है, आप चारों ऑप्शन वीडियो पॉज करके देख लो। मैं केवल राइट आंसर बताऊंगी कि इसमें सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है। ठीक है, अब भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण आप कहेंगे, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिविन्यास, उपयुक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पे यदि भारतीय जीवन का यथार्थ चित्रण हो जाएगा 1 नंबर, तो ठीक है, माफ़ी चाहूँगी। हाँ, ये तो है, बिल्कुल है। 2 नंबर भी है कि आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है और भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश भी है, ये भी है।
ये भी है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, 4 8 का डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है गोबर का गोदान का गोबर कृषक होगा, कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, क्या है, कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देख लेते हैं किस कृषक वर्ग का अब आप पूरे आंसर देख लेना, मैं राइट आंसर बताना का प्रयास करती हूँ कि रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान का युवक का। ठीक है, रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। एक युवा है गोबर, है ना। अगला आता है कि किस आलोचक ने गोदान की तुलना एक ऐसे मकान से की है जिसके दो अलग अलग खंडों के दो परिवारों के रूप में गांव तथा शहर रहते हों और जो कभी कभी एक दूसरे से मिल लेते हों। तो ऐसा किस आलोचक ने गोदान की तुलना करते समय बोला है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य दुलारी जी। ठीक है, आप बताएं दुलारी जी की कौन सी रचना है जिसमें गोदान की तुलना गोदान की आलोचनात्मक तुलना की गई है? यदि बता सकते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। गोदान का कौन सा पात्र हेमचंद्र के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? करेक्ट हो जाएगा बी नंबर प्रोफेसर मेहता। अगला आता है कि इसी मिलते जुलते का प्रसाद है। ठीक है, अब इतना ही कहने पे आपके बात समझ में आ गई कि अब तक जान बची हुई है, कहीं पता ना लगता कि किधर गए। गांव में किस प्रकार बेदखली नहीं आई, किस प्रकार कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उनको सहलावो, उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। कथन होरी का है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ भी चुका है। अगला आता है प्रश्न 13 नंबर कि गोदान ने प्रेमचंद्र ने मोटे तौर से कितने तरह के किसानों का वर्णन किया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना चाहूँगी कि उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, सभी सही हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना कि कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है, वे लगान देते हैं परंतु स्वयं उस पर खेती नहीं करते। और वे लोग हैं जो अपने खेत में मजदूरों को से काम करवाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, ये दूसरों की ज़मीन पर खेती का काम करते हैं। मतलब सभी तबके के लोग गोदान उपन्यास में देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न आता है 14 नंबर की महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। यह कथन कौन कहता है? ये धनिया कहती है। ठीक है, धनिया का कथन है। अगला आता है कि हम बिच्छू नहीं हैं कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरें, न गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, परंतु क्या करें, अफसरों के को दावतें कहाँ से दूं, सरकारी चंदे कहाँ से दूं, आएगा तो आसामियों के ही के घर से। यह कथन उपन्यास में किस पात्र का आता है? तो लगभग आपको आंसर निकल के आ गया होगा आपके दिमाग में कि राय साहब है। अगला प्रश्न आता है कि यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 होगा, ठीक है 20 नहीं 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर व्यर्थ करो, कितना ही पेड़ तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। यह किस पात्र का कथन है? तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर, धन्य का कथन है। आगे फिर चलते हैं। प्रश्न आता है हमारा कि मैं अदालत में तुमसे गंगा जली उठवाकर रुपए दूंगा, इसी गांव में 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते, सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं, तो तुमने समझ लिया कि सब काट के उल्लू हैं। उपन्यास के किस पात्र का यह कथन है? यदि आप वीडियो पॉज करके और कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो जरूर लिखिए। ये गोबर का कथन है, क्योंकि गोबर आपको पता है एक युवा इसमें युवा का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न आता है कि जमींदारी मिट जाए, बंक घर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहालग से मज़े से घर बैठो, 200 फटकार लेते हैं, कभी भाग्य लड़ गया तो 4-5 100 मार लिया। यह कथन किसका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दाता दीन का। ठीक है, दाता दीन का कथन है। आगे फिर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि गोदान का एक ऐसा पात्र जिसने कभी विवाह को सामाजिक समझौता समझता हूँ, मतलब क्या बोलता है कि विवाह को मैं किसने कहा था? देख लेते हैं कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं और समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। ठीक है, ये कथन जो है किसका है? प्रोफेसर मेहता का है। ठीक है, प्रोफेसर मेहता का यह कथन है। आगे जब फिर चलते हैं अगला प्रश्न फिर हमारा आ जाता है, क्या आता है
कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन किसका है? तो बता दूं, यह कथन हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है प्रेमचंद्र का है। अगला प्रश्न आता है, प्रेम अगर खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा, गाय ही होगा, ही की नहीं होगा, गाय ही समझ रखा है। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। कथन किसका है? ये इस नंबर कथन जो है वो मालती का है। आगे चलते अगला प्रश्न आता है कि निम्न संवाद किसने किससे कहा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे भरोसा है कि आज अवसर पड़े तो तुम मेरी रक्षा प्राणों से करोगे। तुम्हें मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही तुम्हें मैंने अपना पथ तुम्हें होगा, ठीक है, मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं अपना रक्षक भी पाया है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। कथन कहाँ से? सॉरी, गोदान से है, लेकिन किसने किससे कहा है? 22 नंबर का। तो मालती प्रोफेसर मेहता से कहती हैं, ठीक है, इसके नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि निम्न संभावित किसने किससे कहा कि मैं तो भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका हो। आज लाज और डर से घर से भाग जरूर, मगर तेरी तस्वीर एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती। यह कथन हो जाता है हमारा बी नंबर। गोबर ने झुनिया से बोला, ठीक है, गोबर ने किससे बोला? झुनिया से बोला है। आगे फिर चलते हैं जब अगला कथन आता है कि निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है? व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। बताना है कथन कहाँ का है, तो आपको पता है गोदान पढ़ रहे हैं तो कथन गोदान से ही लिया गया है। कभी कभी आप देखेंगे कि जिस उपन्यास के बारे में हम सोचते हैं वो कथन वहाँ का नहीं होता है पेपर में, भले रचना एक ही उपन्यासकार की हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का मूल आधार क्या है? और वर्ग वैमनस्य वर्ग चेतना दोनों ही है, ठीक है, सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला आता है कि किसान जीवन के साथ तालमेल बनाते हुए प्रेमचंद ने जो रचा वह हिंदी के लिए एकदम नया था। उन्होंने उस धड़कन को सुना जो करोड़ों किसानों के दिल में हो रही थी। उन्होंने उस अछूते यथार्थ को अपना कथा विषय बनाया। यह कथन किस आलोचक का है? तो करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, रामविलास शर्मा का है। अगला फिर प्रश्न आता है कि गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है। बताइए आलोचक किसने बोला था? लगभग आपने PDF पढ़ ही लिया है, तो करेक्ट आंसर आप निकाल पा रहे हैं। रामविलास शर्मा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है गोदान उपन्यास के शिक्षक पात्र कौन है? तो करेक्ट आंसर सी नंबर है, मिस्टर मेहता शिक्षक हैं। आगे जब भी चलते हैं कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना न गिराइए। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। बताने कथन किसका है? तो प्रेमचंद का कथन है, ठीक है, स्वयं प्रेमचंद ने ही इसको लिखा है। अगला प्रश्न आता है कि हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिससे उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो। करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, प्रेमचंद का कथन यह भी है। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपवाद स्वरूप थे, क्योंकि उन्होंने बिना किसी साहित्येतर सिद्धांत के आग्रह के गोदान जैसा महान समष्टि मूलक उपन्यास लिखा, जिसका मुख्य पात्र है तत्कालीन भारतीय जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का, बी नंबर, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का ये कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न निकल कर आता है कि गोदान में होरी की बेटी का क्या नाम है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सोना होरी की बेटी है। गोदान की भाषा प्रश्न आता है गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं करेक्ट आंसर कठिन भाषा, ये गलत है, ठीक है, ये कठिन भाषा इसकी बिल्कुल नहीं है। अगला आता है महाराज घर में ना गाय है ना बछिया, ये तो धन्या का कथन है, ठीक है, रिपीट हुआ है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है?
इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। ठीक है, ये 35 नंबर का करेक्ट आंसर आप सबको लगाना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदान प्रेमाश्रम कर्मभूमि रंगभूमि। गोदान का प्रकाशन वर्ष कहाँ से हुआ? ठीक है, कहाँ से गोदान प्रकाशित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा निकल करके। हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय मुंबई। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें कि गोदान का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय नई दिल्ली से। अगला आता है फिर से कि अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस देश में न होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती। आज चाहूँ तो लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो धन को कभी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। कथन बताना है किसका है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पे कथन हमारा मिस्टर खन्ना का कथन है ये। अगला आता है कि मैं समझता हूँ मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। यह कथन उपन्यास से किस पात्र का है? करेक्ट हो जाएगा हमारा सी नंबर प्रोफेसर मेहता का कथन है। अगला फिर आता है कि क्या आता है कथन कि तुम सब कुछ कर सकती हो, बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। कथन किसके लिए बोला गया है? सी नंबर मालती के लिए। ठीक है, मालती के लिए कथन कहा गया है। अगला प्रश्न आता है कि अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के विचार आचार विचार भाषा भाव रहन सहन आशंका आकांक्षा दुख सुख और सूझबूझ को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको मिल नहीं सकता। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 नंबर का राइट हो जाएगा बी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये हजारी जी का कथन है। आगे चलते हैं। गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, गोदान के संबंध में किसने बोला है? तो सी नंबर राइट हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला आता है कि वे अपने देश के किसानों की दयनीय जिंदगी का सीधा साक्षात्कार करते हैं और गोदान भारतीय किसानों का मर्मस्पर्शी करुण और त्रासद दस्तावेज बन जाता है। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला आता है कि निम्न में से यह कथन किसका है? या दूसरों के पाँवों आपको पता है ये कथन होरी का है। या दूसरों के पाँवों अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उनको सहलाने में ही भलाई है। निम्न कथन किसका है बताना है कि गिरस्त के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। धनिया का, होरी का, राय साहब का, खन्ना का। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताना कि कौन कहता है। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे 44 नंबर का कि ये जो कथन है वो किसने बोला है। ठीक है, कि धनिया कहती है, होरी कहते हैं, राय साहब कहते हैं या फिर खन्ना कहते हैं। ठीक है, अब आप लिखना तो मैं बताऊंगी आपको क्या आपके दिमाग में क्या क्या आंसर घूम रहा है। 45 नंबर का बता दीजिए। जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो उसे मैं सुखी नहीं कहता, वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। 45 का आप बता दें राइट आंसर, तो राय साहब का कथन है। ठीक है, ये कथन राय साहब का है। अगला आता है कि मैं कथन है कि अपने मतलब के लिए सलामी करता हूँ। पाँव में सनीचर नहीं है और ना सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहें तब जाकर मालिक को खबर होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कथन कौन कर सकता है, खन्ना, धनिया, राय साहब या होरी। यदि आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि ऐसा किसने बोला होगा। ठीक है, अगला कथन आता है कि फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वो नौकरी में तो नहीं। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को तो भी सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। 47 नंबर का ये होरी का ही कथन है। अगला आता है मम्मी मेरी कॉल कर रही हैं, उन्होंने कुछ भिजवाया है मेरे लिए लगता है। ठीक है, कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हमें आदमियत है कहीं। आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इलम है। हम लोग तो बैल हैं और जितने के लिए पैदा हुए हैं। तो कथन बोलता है कौन? होरी ही बोलता है।
निम्न में से यह कथन किसका है कि आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। ट्रूकॉलर द्वारा पहचाने गए मम्मी बैरेहा से इनकमिंग अब कॉल। ये 49 नंबर का आप बताना कि किसका है, गोबर का, धनिया का, भोला का या फिर होरी का है। ठीक है, आपको बताना है 49 नंबर का किसका है। और एक कथन और आता है कि नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छा से अच्छा नाटक भी बुरे अभिनेताओं का हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। 50 नंबर का बताता पाए जरूर बताएं, गोबर का, धनिया का, मिस्टर तखा का या होरी का, किसका कथन है। ठीक है, इसके बाद स्टॉप पढ़ना चाहूँगी, आगे और भी क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब टोटल बड़े बढ़िया बेहतरीन है। 66 क्वेश्चन आपको, यहाँ 70 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो क्लास को स्टॉप करूँगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन दबा के रखना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। और आप तैयारी करते रहें, जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा के लिए कर रहे हैं उसकी तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी, जो कोर्स में है 9:30 बजे उनकी क्लास है ऐप पर। ठीक है, ऐप पर ही उनकी क्लास चलेगी। धन्यवाद।